वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास सीटेट और सीटेट यूपीटेट और क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से। सो आइए जानते हैं फर्दर आगे जो क्वेश्चंस हैं। आज भी हम लोग रोज़ की तरह इवनिंग का टाइम में हम लोग रोज़ आते हैं और मिलते हैं और अक्सर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा नंबर लेके आए आने वाले एग्जाम्स जो भी नवंबर अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 21 की। आइए जानते हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? देखिए, दोनों ही क्या करते हैं? खिलाड़ी हैं। 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में क्या कर रही है? असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके दोनों माता पिता क्या हैं? खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो आइए जानते हैं क्या हो जाएगा। आनुवंशिकता या पर्यावरण, मतलब जो खेल रही खेलकूद में उसका जो उसकी जो रुचि है वो उन्हें किससे मिली है? आनुवंशिकता से मिली है या पर्यावरण से मिली है? अक्सर यही वो दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ें लगभग आपका क्या हुआ 90% क्या हो सकता है? सही हो सकता है। आगे बात करेंगे कथन में देखिए क्या कह रहा है। वृद्धि और विकास कि उसके अंदर क्या हो गया, उस बच्ची के अंदर क्या हो गया है? वृद्धि और विकास हो गई है। वृद्धि होने के कारण उसके एज के हिसाब से, उसके आयु के हिसाब से और उसके विकास के उसके अंतर्गत जो विकास हुआ है, चाहे आप कह सकते हो सार्वभौमिक और सर्वांगीण विकास जो भी है, उसकी वजह से उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो खिलाड़ी के तौर पर उनके माता पिता के हिसाब से अनुकूल प्रदान कर रही हैं। उसके हिसाब से इन्हीं के अंदर वही चीज़ें हैं जो उनके माता और पिता के अंदर है। तो आप वृद्धि और विकास तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि ये चीज़ आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के लिए वो ऐसा कर रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ आप माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं, माता पिता से क्या कह सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कर प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य का उतना मतलब लेन देन नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो माता पिता से क्या ग्रहण कर रही। स्वास्थ्य तो देखिए एक इंसान से दूसरे इंसान को तो ग्रहण नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, आनुवंशिकता मिल सकती है बच्चों को, तो ये भी ना के बराबर है उत्तर। और डी देखिए, डी कथन में क्या दे रखा है? अनुशासन पौष्टिकता। अनुशासन तो है, डिसिप्लिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब कह सकते हो 40 to 50% ये चीज़ मिल सकती है। पौष्टिकता कोई ज़रूरी नहीं है। फिर वही स्वास्थ्य की बात करेंगे। अगर हम देखिए, माता पिता का जो स्वास्थ्य होगा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों को भी वही स्वास्थ्य मिले। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में आइए जानते हैं गौणवाहक क्या होते हैं। परिवार और पास पड़ोस या आस पड़ोस कह सकते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण को क्या करता है? के गौणवाहक है, मतलब समाजीकरण में क्या है? उपयोगी हैं कह सकते हैं आप शुद्ध भाषा में। तो परिवार और पास पड़ोस, सीधी बात, समाजीकरण के लिए अगर परिवार है और आस पड़ोस है तो क्या इससे आपका समाजीकरण बढ़ जाएगा? कोई निश्चित नहीं है। 60% आपका सही है ये उत्तर, लेकिन आप ये नहीं कर सकते पूर्ण रूप से ये उत्तर आपका सही है। विद्यालय और पास पड़ोस, देखिए विद्यालय से हम देखिए हमारा दूसरा जो क्या कहते हैं परिवार या आस पड़ोस जो भी होता है, इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा कुछ जो ज़िंदगी के बारे में, हर एक पढ़ाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो सिखाता है वो हमारा विद्यालय होता है। तो 90% सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कथन भी देख लिया जाए। इसी कथन में दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है देखो, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। विद्यालय पर निर्भर करेगा निकटतम परिवार। देखिए परिवार तक ठीक है, सीमित है, लेकिन निकटतम परिवार का कोई आप ये नहीं कह सकते हो निकटतम परिवार जितना है, जितना लंबा है और हर एक सदस्य आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप सामाजिक सीखने को तो मिलेगा, लेकिन सामाजिकरण में कोई ज़रूरी नहीं। सभी आपकी भागीदारी में आपको क्या करें? प्रोत्साहित करें और कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्ट लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे डी कथन की, परिवार और रिश्तेदार। देखिए परिवार तो कुछ ना कुछ आपके हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा आपको और समाजीकरण के लिए योग्य होगा, आपकी सहायता करेगा। लेकिन रिश्तेदार कोई ज़रूरी नहीं है आपका हर एक रिश्तेदार आपको समाजीकरण में आपको क्या करे? आपकी मदद करे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पी हो जाएगा इसका उत्तर। और पहले वाले का उत्तर भी आपको मैंने बताया था। इसके पहले वाले का भी उत्तर क्या हो गया था हमारा? पहले वाला आनुवंशिकता और पर्यावरण होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण। आगे बात करते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
23 की। देखिए क्या दे रखा है, लेव वागस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वागस्की के अनुसार हमारे ये जो क्या कहते हैं बाल विकास के बहुत ही ज्ञाता हैं और पेडागोजी के भी, तो लेव वागस्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसका मूल कारण क्या है। क्या वो संतुलन है। भाई कुछ हद तक संतुलन, भाई सीधी सी बात है, सर्वांगीण संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, संतुलन भी कुछ हद तक है लेकिन पूर्ण रूप नहीं कह सकते आप। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया मतलब वह क्रिया जो समाज उपयोगी हो, समाज अनुकूलित हों, कुछ हद तक ये भी सही लग रहा है। मानसिक प्रारूपों का मेज या समायोजन, भाई सीधी सी बात, समायोजन समाज के साथ मतलब समाज के साथ बढ़ना, समाज के अंदर अपने आप को क्या कहते हैं उसके अंदर ढाल लेना, और जो भी दिक्कतें आए या जो भी है मानसिक रूप से अपने आप को इतना तैयार कर लेना, आत्मविश्वास अपने अंदर जगा लेना कि अगर कोई भी सिचुएशन हो कम से कम आप उसको हैंडल कर सकें। बात करेंगे चौथे कथन की, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया, देखिए सीधी मतलब वो चीज़ें ध्यान देना जो आप जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, अनुकरण कर सकते हो। जैसे दे सकते हैं आप क्या, जैसे जो भी चीज़ आपसे कह दी जाती है कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, तो आप क्या करोगे, उसी चीज़ को फॉलो करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आपका अनुक्रिया कहलाता है। तो हमारा उत्तर इसका जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, जो कि है आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब सामाजिक, देखिए करके सीखना, या देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ से, 11 से लेकर 20 वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों उसके अंदर देखिए आपने क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि करके सीखने वाली चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, पॉजिटिव जितना भी सकारात्मक चीज़ें थी। और एक दूसरे के एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि साथ में अगर सहपाठी हो, चाहे साथ में किसी के साथ आप काम कर रहे हो, तो एक दूसरे का कौशल से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, और एक दूसरे से मदद के आप आगे समाज में बढ़ सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया से आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपके सामाजिकरण में क्या होता है, ये मूल रूप से बहुत ही उपयोगी होता है और इसका बड़ा योगदान होता है। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के अनुसार के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए एक चीज़ दे रखी है, क्या किस पड़ाव के अंदर आएगा, क्या नाम दिया है उसको कोहलबर्ग जी ने, आइए जानते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सो देखिए, दंड आज्ञाकारित अनुकूलन, भाई ये तो दंड ये बता दिया मैंने आपको, नकारात्मक है, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको जब भी आप पेडागोजी और बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट का तब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये नहीं होगा आपका। असामाजिक संकुचन अनुकूलन, देखिए समाज के अनुसार अनुकूलन, अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेना, ये कहीं ना कहीं आपका 90% सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कथनों को देखेंगे। अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अनुकूलन क्या कहते हैं आप, अच्छी लड़की है या अच्छा लड़का ही है तो ही आपके अंदर क्या होगा, जो माता पिता कह रहे हैं मतलब आप ईमानदार रहेंगे उनके प्रति, आप ये नहीं बिल्कुल नहीं मान सकते हो। हर एक लड़का या लड़की को आप ये नहीं कह सकते हो एक तरीके से कि ईमानदार ही है और ईमानदार ही होगा, तो 60-70% आप कह सकते हो उसे। और आगे बढ़ते हैं, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, कानून के हिसाब से उनके ऊपर कानून लगा देना, भाई कानून मतलब उनके ऊपर ऐसे दबाव डाल देना, प्रेशर बना देना कि आप ऐसा है, अगर आप ऐसे न करिए, इसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, आप इसको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब भी क्या आ रहा है, आपको नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सामाजिक संकुचन अनुकूलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे जी ने देखिए क्या कहा है, इनके अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, आइए जानते हैं। पहला कथन दे रखा है, ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, भाई शिक्षार्थी जो है पर्यावरण में अपनी खोजबीन को जारी रखे और अनुसार निम्नलिखित में से उसके लिए देखिए कुछ हद तक 90% आप ये कह सकते हो सही है कि कुछ ना कुछ वो करके सीखता रहे, कुछ ना कुछ उसके अंदर दिमाग जिज्ञासु रहे, कल मतलब जिसे कह सकते हैं जिज्ञासु रहे। और जब तक शिक्षार्थी के अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी तब तक वो क्या करेगा, अधिगम उसके अंदर पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो 90% सही लग रहा है। आगे देखते हैं आगे कथनों के बारे में। बी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी के अधिगम
आप अवलोकन करके ये जान सकते हैं कि पूर्ण रूप से अधिगम हुआ है कि नहीं हुआ। अवलोकन आप करेंगे, अनुकर क्या कहते हैं उनका टेस्ट वगैरह लेंगे, और कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं वयस्क की हो, हर एक शिक्षार्थी कोई चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी क्लास का हो, तो उसके क्या कर सकते हो, उसका अवलोकन करके आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अवलोकन करके ही उसके व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। तो ये 50% सही होगा, पूर्ण रूप से आप इसको सही नहीं मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरीय न्याय और पर विश्वास, कोई ज़रूरी नहीं है आप ईश्वर के ऊपर विश्वास करें और उन्हीं के अनुसार ये सोचिए कि चलिए भगवान या अल्लाह या गॉड, किसी के हिसाब से भी ये चीज़ सही है और हम इसी की तरह क्या कह सकते हैं ये अगर चाहेंगे और इनके हिसाब से ही हमें चलना है, अगर हमें जो चीज़ मिलनी रहेगी मिल जाएगी, तो ये भी आप एकदम एग्जैक्ट पूर्ण तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि अधिगम जहाँ पे भी इन सब चीज़ों से, प्रथा से, प्रतिष्ठा से, आपके क्या कहते हैं आपसे रिलीजियन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है, आपके धर्म से जो भी जुड़ा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें अधिगम आपका पूर्ण रूप से हो। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन मतलब इनका कहने मतलब यह है कि आप अधिगम तभी कर सकते हैं भाई शिक्षकों से या माता पिता द्वारा ही कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। ये पूर्ण तरीके से आप नकारात्मक की तरफ लेके जा रहा है। आप कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी से भी पुनर्बलन किसी के साथ स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आपके क्या कह सकते हो सकता है सहपाठी हो सकता है आपके रिश्तेदार हों, आस पड़ोस वाले हों, तो ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते हो, ये पूरी तरीके से सही है। और ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रियता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो आइए क्या दे रखा है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप, देखिए क्या कह रहा है, बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ये जानते हैं। समायोजन और अनुकूलन के रूप में। योजनाएं, देखिए वर्तमान योजनाएं और जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी में पुरानी योजनाओं में संशोधन। जैसे वर्तमान योजनाओं में जो जानकारी आपके पास है उसमें संशोधन करना और पुरानी जानकारी में संशोधन करना, और तो जानते हैं कि परिणाम किस रूप में घटित होता है। समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। समायोजन मतलब देखिए वही मैंने बताया था आपको, समाज में अपने उनके अनुकूल अपने आप को क्या करना ना, उसके अंदर समाहित हो जाना पूर्ण रूप से। और समावेशन और अनुकूलन जान ही रहे हैं, अनुकरण करना। कोई भी चीज़ अगर आपको बता दी गई भाई इसको ऐसे करना है तो आपको उसी चीज़ के हिसाब से करना है। माता पिता की आज्ञा मानना वगैरह और शिक्षक की आज्ञा मानना। समावेशन मतलब क्या है? कंधे से कंधा मिलाना। एक तरीके से कह सकते हो कि आप एक साथ हम बढ़ें साथ बढ़ें, ऐसे कुछ एक नारा टाइप का है, तो उसमें आप दे सकते हो क्या समावेशन का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा, जैसे इसके अंदर क्या होता है आपका मतलब, इसके अंदर आप जान सकते हो, पता है आपको, और आपने बीटीसी वगैरह डीएलएड वगैरह क्या कहते हैं बीएड वगैरह में पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है कि समान रूप से एक दूसरे के साथ सबके साथ विकास करना। तीसरे पे आते हैं सामीकरण और संशोधन। किसी भी चीज़ में त्रुटि है अगर तो उसके अंदर संशोधन करना, और सामीकरण उसको सामान्यकरण, इतना सामान्यता रूप से लेना, उसको इतना बना देना कि वो आसानी से एकदम से उसको क्या किया जा सके, ग्रहण किया जा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को सामान्यकरण एकदम से कर दिया जाए। जिसकी जो प्रतिष्ठा है, जो चीज़ें हैं उसको, योजनाएं हैं जो सही हैं, पहले से अडॉप्ट कर दी गई हैं, पहले से उसको क्या किया गया है, उसको सही से उपयोग में लाया गया, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है उसके अंदर संशोधन करें या सामान्यकरण करके, सामीकरण करके ही उसका प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं समावेशन और समायोजन के रूप में। समावेशन और समायोजन मतलब इसके अंदर देखिए, समावेशी शिक्षा को क्या होना चाहिए उसके अंदर, समावेशी शिक्षा, और पुरानी योजनाओं के अंदर समायोजन मतलब हमेशा समावेशी शिक्षा का उपयोग करते हुए समायोजन स्थापित करने को ही क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं आप कि किसी भी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, जीन पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं, पुरानी योजनाओं से नई योजनाओं को स्थापित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका 27वां क्वेश्चन। बच्चों क्या दे रखा है देखिए, 27वां क्वेश्चन दे रखा है देखिए, किसी प्रतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक क्या है, ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो
क्या होता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल खोज को प्रोत्साहन दे, लेकिन प्रतिभाशाली के लिए की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है, अधिगम को सुगम बनाता है, प्रोत्साहन देता है। भाई सीधी सी बात है, कुछ लोग 60% तक कह सकते हो खोज के लिए प्रोत्साहन देना, नियामक बनाना, उसको पंचुअल बनाना, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से उसको अच्छी तरह से ढाल देना, समावेशन और हतोत्साहित करता है। ये नकारात्मक है, सीधा सीधा ये नहीं होगा। उसको हतोत्साहित करना या परेशान करना, उसको क्या कहते हैं, नहीं कर पाओगे, या उसको हमेशा इस तरीके से नकारात्मक चीज़ों से उसको उसका जो आत्मबल उसको गिरा देना वगैरह इसके अंदर आता है। आवृत्ति को बढ़ावा देना, उसकी आवृत्ति को, उसके आत्मविश्वास को, उसके अंदर जो उजागर हुआ है, जो कर सकता है, उसको बढ़ा देना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रगतिशील बच्चे की व्यवस्था जो शिक्षक द्वारा देनी चाहिए, ये देनी चाहिए। सबसे अनुकूल जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सब सुझाता है। आइए जानते हैं क्या बताया था गार्डनर साहब ने। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सकें। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इनका कहना तो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो, इनका ये नहीं कहना था कि पूरी सभी बुद्धि की 8 बुद्धियों 8 जैसे बुद्धि लब्धि के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई जो भी उनका वर्गीकरण है बुद्धि लब्धि के हिसाब से उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। भाई जो तेज़ बच्चे हैं उनको तेज़ी से पढ़ाया जाए, जो मीडियम बच्चे हैं उनकी स्पीड से पढ़ाया जाए, छोटे बच्चे हैं वो उनको उस हिसाब से उनके वेग से पढ़ाया जाए। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। बुद्धि को केवल और बच्चों के बीच आपस में जो भाई मैंने आपको बताया था कि हर एक बच्चे के अंदर एक अलग कौशल होता है, एक अलग चीज़ होती है, उसके अंदर अलग टैलेंट होता है, उसको आप एक दूसरे से वो वैसी शिक्षा नहीं हो पाएगी और एक दूसरे से वो लोग कुशलता को कौशल को अपना नहीं पाएंगे। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। केवल जहाँ पे भी लग जाए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पेपर में कभी भी केवल आता है नकारात्मक है, 90% ऐसा कथन गलत ही होता है। केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा में किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। देखिए सीधी सी बात है, अलग अलग विषय वस्तु को बहु तरीके से, बहुविकल्पी तरीके से, अति लघु तरीके से, लघु उत्तरी के तरीके से, दीर्घ उत्तरी के तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाया जाए, उसको अलग अलग तरीके से उनको ग्रहण कराया जाए। ठीक है, जिस हिसाब से जिसको बच्चों को, देखो कुछ लोगों को बहुविकल्प भी बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, कुछ लोगों को अति लघु बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, किसी की रटने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी की लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, सोच के करने की व्यवस्था उसकी वो बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे कथन क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। देखिए ये भी नहीं बदलती मतलब क्या हो गया, ये हमारा नकारात्मक हो गया। इसका जो उत्तर होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा सी, जो कि है क्या, जहाँ पे बहुविधियों का उपयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए जानते हैं, कोई अगर 5 साल की लड़की है और अपने आप से बात करती है तो नीचे जो कथन दे रखा है उस व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए जानते हैं। तो पहला दे रखा देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की इस व्याख्या बच्चों के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो देखिए अहं केंद्रित मतलब वो उसके अंदर अहंकार जैसी चीज़ें हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखता है, ये आप नहीं कह सकते हो पूर्ण रूप से कि अगर वो अपने आप से बात कर रहा है तो अहं केंद्रित है, प्राकृतिक है। ये चीज़ें प्राकृतिक तो होती हैं, लेकिन आप बच्चे को इस चीज़ में नहीं डाल सकते, उसके अंदर अहम है वगैरह चीज़ें उसके अंदर हैं। तो ये तो नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, ये उत्तर आपको सही नहीं होगा। जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा था कि अहं केंद्रित भाषा, ये अभी हमने बताया ये नकारात्मक हो गया। वाइगॉत्स्की के हिसाब से बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की तरीका है एक तरीके से, आप पूर्ण रूप से ये भी सही नहीं कह सकते हैं।
और 50% ये सही लग रहा है, लेकिन नहीं सही है, क्योंकि इसमें जीन पियाजे का कथन भी जुड़ा हुआ है, जो कि है अहं केंद्रित वाला। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक, एक सेकंड बच्चों, टेक्निकल ग्लिच है। इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा, और लेव वाइगोत्स्की को इसे खोजबीन मानेगा। देखिए, मतलब खोजबीन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अपने आप से बात कर रही है लड़की, अगर और अपने अंदर जो उसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो सोच रही है कुछ ना कुछ उसके अंदर में काल्पनिक है, कुछ सोच रही है, क्या कहते हैं, कि आगे वो कैसे बढ़े, या जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को क्या कर रही है, कुछ ना कुछ नियमित करना चाह रही है, कुछ हद तक कुछ सोच रही है कि इसको कैसे किया जाए, आगे कोई भी दिक्कत में है उसको कैसे उससे उभरा जाए। ये सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते हो कि खोजबीन के द्वारा ही की जा सकती है। खोजबीन मतलब ये हो गया कि भाई जैसे कोई चीज़ खोज रही है, कोई नई चीज़, उसके बारे में तर्क वितर्क कर रही है अपने दिमाग से, अपने खुद से, अपने आप से बात करके। आप पूर्ण रूप से ये उत्तर आपका सही नहीं होगा, कथन कह सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे, चौथा वाला देखिए क्या दे रखा है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो मतलब वाइगोत्स्की के हिसाब से देखिए, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के कहना क्या है कि अपने माता द्वारा क्या है, अनुकरण, मतलब ये विकास जो है उनको अक्सर कहाँ से मिलता है भाई, वो अपने मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, बचपन से ही उनको आदत डाल दी गई कि वो किसी न किसी चीज़ को सोच रहे हैं, और सोचते सोचते क्या होता है, देखिए याद करने की प्रकृति जो होती है, याद करने का तरीका, दूसरा क्या होता है, क्या कहते हैं, उनके माँ से जो अनुकरण उनको मिला है। जैसे अक्सर देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर देख रहे हैं माता पिताओं से, अक्सर माँ से सीखते हैं बच्चे, उनके प्रारूप से क्या हो रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ को अपने अंतर पहले उसको भ्रमण करके और अपने आप से थोड़ा बहुत बात करके, अकेले में रहना, और थोड़ा बहुत ये याद करना कि उसको ये दिक्कत को कैसे किया जाए, और बड़बड़ाना कह सकते हो एक तरीके से। तो ये क्या होगा, इसके लिए देखो ये जो कथन कह रहा है, 5 साल की जो लड़की है, उम्र के हिसाब से बच्चे जो क्या करते हैं, वो अपने आप से क्या करते हैं, बातें करते हैं, अनुकरण करते हैं, और ये अनुकरण किसके द्वारा होता है, माताओं के द्वारा तो होता है अक्सर। उनके अंदर जो व्यवहार का संदर्भ है पियाजे के अनुसार, और क्या कहते हैं, जो एक और हैं आपके लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये जो अनुकरण होता है ये किसके द्वारा उनको पाया जाता है, अक्सर माताओं के द्वारा पाया जाता है। आगे बढ़ते हुए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। लिंग है जैविक सत्ता, दूसरा है ये शारीरिक संरचना, तीसरा है ये सहज गुण, और चौथा है हमारा सामाजिक संरचना। आइए जानते हैं, क्या ये जैविक है भाई, जैविक है, सहज गुण है कि भाई ये होता ही है, जैसे बच्चा पैदा हो गया आपने बता दिया कि भाई लिंग है, और जैविक सत्ता में ये अक्सर देखिए डीएलएड में भी हम लोगों ने पढ़ा था, या क्या कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, और क्या कहते हैं बीएड में भी हम पढ़ा था, हम लोग आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ये क्या है, लिंग क्या है, समाज द्वारा इसको निकाला गया। मतलब ये पहले से ही नहीं था, धीरे धीरे जैसे समाज में लिंगानुपात वगैरह की गणना होने लगी जनसंख्या वगैरह में, और जहाँ पे ये सब चीज़ें लिंगानुपात वगैरह निकाला जाने लगा, भारत में नहीं हर एक देश में, तब से ये चीज़ें फॉलो करी गई अपने ज़िंदगी में। ठीक है, शारीरिक संरचना भी कह सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हो। पूर्ण रूप से उसके लिए क्या है, पुरुष और स्त्री बनाया गया है, लेकिन आप पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं कह सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैविक सत्ता भी कह सकते हो आप पूर्ण रूप से। देखिए इसका जो उत्तर होगा आपका सामाजिक संरचना में भी हो सकता है। कभी कभी देखिए इसमें 3 ऑप्शन आपका है, आपका सामाजिक है, शारीरिक आप नहीं कह सकते हो, ना सहज कह सकते हो, शारीरिक सहज तो बिल्कुल नहीं होगा, जैविक और सामाजिकरण। अच्छा एक चीज़ है, कहीं कहीं पे यही क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है कि समाज के हिसाब से लिंगानुपात निकालना, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पहले लिंग वगैरह ज़्यादा नहीं किया जाता था, लिंग वगैरह का जो उपयोग है चाहे कथन में चाहे पढ़ाई वगैरह में नहीं किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जब समाजीकरण आगे बढ़ा, समाज बढ़ी, पंचायत राज व्यवस्था, धीरे धीरे समाजीकरण जब हम लोगों के में अंदर बढ़ा, तो ये चीज़ें सामाजिक संरचना मानी गई। तो इसका उत्तर कहीं कहीं पे किसी किताबों में सामाजिक संरचना भी दे रखा है, कुछ किताब में जैविक सत्ता भी दे रखा है, और अभी फ़िलहाल तो इसमें जैविक सत्ता दे रखा है, लेकिन कुछ किताब में इसका सामाजिक संरचना भी दे रखा है। इसका उत्तर क्या होगा, अक्सर ये जैविक सत्ता में आता है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर इसका जो होगा सामाजिक संरचना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो भी दिक्कतें होंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे क्वालिटी को लेकर के या कोई भी और चीज़ों को लेकर के, प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट के थ्रू,
जो कि हम क्या करें और अच्छे से आपको ये क्या कर सकते हैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। और कोशिश करेंगे हम लोग, मेरी कोशिश है अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह, संस्कृत वगैरह, पर्यावरण भी आपको पढ़ा सकूँ मैं। शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू फॉर।